नमस्कार। आज हम कक्षा 12वीं की पुस्तक आरोह भाग 2 विषय हिंदी कोर के अंतर्गत कुंवर नारायण द्वारा रचित कविता के बहाने का अध्ययन करेंगे। कुंवर नारायण कविता के संदर्भ में उनके क्या विचार हैं, आइए जानते हैं। आसान सवालों के जवाब अक्सर बहुत मुश्किल होते हैं। कविता क्या है, कहाँ है, क्यों है, ये सवाल जो सुनने में तो आसान लगते हैं, मगर उसका जवाब करीब करीब सवाल की तरह है कि कविता क्या नहीं है, कविता कहाँ नहीं है। कविता एक ऐसी दृष्टि है जो हमें ख़ास तरह से दुनिया को देखने में मदद करती है, अपने अनुभवों को जानने में मदद करती है, अपने आप को जानने में मदद करती है और उसको हम भाषा में देख सकते हैं, अपने बोलचाल में, आचरण में, और जो हमारे ऊपर आप बीती है उसमें, और जो जग बीती है उसमें भी देख सकते हैं। तो कविता को किसी एक परिभाषा में बांधना बहुत मुश्किल है। वो चारों तरफ हमारे बिखरी हुई है और हम जो हैं एक कवि की तरह उसको भाषा में उतारना चाहते हैं, साकार करना चाहते हैं। बहुत से बोलचाल में हमारे ऐसे प्रसंग आते हैं जो काव्यमय होते हैं, जिनको हम अनायास कहते हैं कि तो तुमने बात नहीं कही है, कविता कही है। तो इसलिए हम समझते हैं कि कविता हमारे अंदर भी है और हमारे बाहर भी है और दोनों के एक संवाद से उत्पन्न होती है। कविता के संदर्भ में कुंवर नारायण जी ने जो बातें कही कि कविता को एक परिभाषा में बांधना मुश्किल है। कुंवर नारायण जन्म 19 सितंबर सन 1927 उत्तर प्रदेश। प्रमुख रचनाएं चक्रव्यूह 1956, परिवेश, हम तुम, अपने सामने, कोई दूसरा नहीं, इन दिनों, काव्य संग्रह, आत्मजयी, प्रबंध काव्य, आकारों के आसपास, कहानी संग्रह, आज और आज से पहले, समीक्षा, मेरे साक्षात्कार, सामान्य। प्रमुख पुरस्कार साहित्य अकादमी पुरस्कार, कुमारन आशान पुरस्कार, व्यास सम्मान, प्रेमचंद पुरस्कार, लोहिया सम्मान, कबीर सम्मान, ज्ञानपीठ पुरस्कार, न जाने कब से बंद एक दिन इस तरह खुला घर का दरवाजा, जैसे गर्द से ढकी एक पुरानी किताब। गर्द से ढकी हर पुरानी किताब खोलने की बात कहने वाले कुंवर नारायण ने सन 1950 के आसपास काव्य लेखन की शुरुआत की। उन्होंने कविता के अलावा चिंतन परक लेख, कहानियां और सिनेमा तथा अन्य कलाओं पर समीक्षाएं भी लिखी है, किंतु कविता की विधा को उनके सृजन कर्म में हमेशा प्राथमिकता प्राप्त रही। नई कविता के दौर में जब प्रबंध काव्य का स्थान प्रबंधत्व की दावेदार लंबी कविताएं लेने लगी, तब कुंवर नारायण ने आत्मजयी जैसा प्रबंध काव्य रचकर भरपूर प्रतिष्ठा प्राप्त की। आलोचक मानते हैं कि उनकी कविता में व्यर्थ का उलझाव, अखबारी सतहीपन और वैचारिक धुंध के बजाय संयम, परिष्कार और साफ सुथरापन है। भाषा और विषय की विविधता उनकी कविताओं के विशेष गुण माने जाते हैं। उनमें यथार्थ का खुरदरापन भी मिलता है और उसका सहज सौंदर्य भी। सीधी घोषणाएं और फैसले उनकी कविताओं में नहीं मिलते, क्योंकि जीवन को मुकम्मल तौर पर समझने वाला एक खुलापन उनके कवि स्वभाव की मूल विशेषता है। इसलिए संशय, संभ्रम, प्रश्नानुकूलता उनकी कविता के 20 शब्द हैं। यहाँ पर कुंवर नारायण की 2 कविता ली गई है। पहली कविता है कविता के बहाने, जो इन दिनों संग्रह से ली गई है। आज का समय कविता के वजूद को लेकर आशंकित है। शक है कि यांत्रिकता के दबाव से कविता का अस्तित्व नहीं रहेगा। ऐसे में यह कविता की अपार संभावनाओं को टटोलने का एक अवसर देती है। कविता के बहाने यह एक यात्रा है।
जो चिड़िया फूल से लेकर बच्चे तक की है। एक ओर प्रकृति है, दूसरी ओर भविष्य की ओर कदम बढ़ाता बच्चा। कहने की आवश्यकता नहीं कि चिड़िया की उड़ान की सीमा है। फूल के खिलने के साथ उसकी परिणति निश्चित है, लेकिन बच्चे के सपने असीम हैं। बच्चों के खेल में किसी तरह की सीमा का कोई स्थान नहीं होता। कविता भी शब्दों का खेल है और शब्दों के इस खेल में जड़, चेतन, अतीत, वर्तमान और भविष्य सभी उपकरण मात्र हैं। इसलिए जहां कहीं रचनात्मक ऊर्जा होगी, वहां सीमाओं के बंधन खुद ब खुद टूट जाते हैं। वो चाहे घर की सीमा हो, भाषा की सीमा हो या फिर समय की ही क्यों ना हो। कविता के बहाने। कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने। कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने। बाहर भीतर इस घर उस घर, कविता के पंख लगा उड़ने के माने, चिड़िया क्या जाने। कविता एक खिलना है फूलों के बहाने। कविता का खिलना भला फूल क्या जाने। बाहर भीतर इस घर उस घर, बिना मुरझाए महकने के माने, फूल क्या जाने। कविता एक खेल है बच्चों के बहाने। बाहर भीतर यह घर वह घर, सब घर एक कर देने के माने, बच्चा ही जाने। काव्यांश एक। कविता के बहाने। कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने। कवि कहते हैं कि कविता एक उड़ान है, अर्थात कविता में कवि की कल्पना की उड़ान होती है। जैसे चिड़िया के माध्यम से तो व्यक्त किया जा सकता है, किंतु चिड़िया की उड़ान की अपनी एक सीमा है, जबकि कवि अपनी कल्पना के पंख पसार कर देश और काल की सीमाओं से परे उड़ जाता है। बाहर भीतर इस घर उस घर, कविता के पंख लगा उड़ने के माने, चिड़िया क्या जाने। चिड़िया तो एक घर से दूसरे घर, बाहर से भीतर, भीतर से बाहर ही उड़ान भरती सकती है। उसकी उड़ान की सीमा बंधी रहती है, लेकिन कवि के मन में उत्पन्न होने वाले भावों की कोई सीमा नहीं है। अर्थात कवि अपनी कल्पना से किसी भी विषय में कविता लिख सकता है। उसकी कल्पना की उड़ान असीमित व अनंत होती है। इस उड़ान को चिड़िया नहीं जान सकती है। काव्यांश का शिल्प सौंदर्य, काव्यगत विशेषताएं या काव्यगत विशेषताएं। सबसे पहले हम भाषा की बात करेंगे। भाषा इसमें खड़ी बोली हिंदी है, जिसमें तद्भव शब्दों की अधिकता है। कविता में तुकान शब्दों का प्रयोग किया गया है, जैसे आप देख सकते हैं सभी पंक्तियों में। चिड़िया के बहाने में ने से अंत हो रहा है, चिड़िया क्या जाने ने। भीतर घर में र वर्ण से तुकान वर्णों का प्रयोग किया गया है। इससे कविता में लयात्मकता उत्पन्न हुई है। छंद, कवि ने मुक्त छंद का प्रयोग किया है। रस शांत रस है। कविता में अनुप्रास व चिड़िया क्या जाने में प्रश्न अलंकार है। काव्यांश की भाषा में लाक्षणिकता है। काव्यांश 2। कवि कहते हैं कि कविता एक खिलना है फूलों के बहाने। कविता का खिलना भला फूल क्या जाने। कवि कहते हैं कि कविता एक खिलना है फूलों के बहाने, अर्थात कविता भी फूलों की तरह रस, सौंदर्य व आनंद प्रदान करती है। फूल काव्य की प्रेरणा तो बन सकते हैं, किंतु फूल का खिलना 2-4 दिन का होता है। फूल खिलकर मुरझा जाता है, किंतु कविता का रस व सौंदर्य अनंत काल तक अपना सौंदर्य बिखेरता रहता है। जिस प्रकार फूल रस, सौंदर्य व खुशबू बाहर भीतर इस घर उस घर अर्थात चारों तरफ हर तरफ बिखेरता है, उसी प्रकार कविता के मधुर भाव भी चारों तरफ व्याप्त रहते हैं। बाहर भीतर इस घर उस घर, बिना मुरझाए महकने के माने, फूल क्या जाने। इस प्रकार फूलों की महक और सुंदरता की तुलना
किसी भी प्रकार से कविता से नहीं की जा सकती। कविता का सौंदर्य अनंत काल तक विद्यमान रहता है। उसे जितनी बार भी पढ़ा जाए, युगों युगों तक वह अपना रस और सौंदर्य बिखेरती है। आइए अब बात करते हैं काव्यगत विशेषताओं, भाषागत विशेषताओं और शिल्प सौंदर्य की। काव्यांश की भाषा खड़ी बोली हिंदी है, जिसमें तद्भव शब्दों की अधिकता है। छंद मुक्तक छंद है। शांत रस का प्रयोग किया गया है। काव्यांश में अनुप्रास अलंकार है। वह फूल क्या जाने में प्रश्न अलंकार है और भाषा में लाक्षणिकता है। काव्यांश 3। कविता एक खेल है बच्चों के बहाने। कवि कहते हैं कि कविता बच्चे के खेल की तरह होती है, जो कभी भी कहीं भी किसी भी स्थान पर प्रकट हो जाती है। बाहर भीतर, यह घर वह घर, सब घर एक कर देने के माने बच्चा ही जाने। जिस प्रकार बच्चे खेल सच्ची खेल भावना से खेलते हैं, उनमें कोई अपने पराये, गरीब अमीर, ऊंच नीच, छोटे बड़े आदि का भेदभाव व पक्षपात नहीं होता, उसी प्रकार कविता में भी रचनात्मक ऊर्जा होती है, जो बाहर भीतर, इस घर उस घर, समय स्थान की सीमाओं को तोड़कर सभी को आकर्षित करती है, जिसे कवि ने सब घर एक कर देना कहा है, जिसे बच्चा ही जानता है। अब काव्यांश के भाषागत विशेषताओं की यदि हम बात करें तो खड़ी बोली हिंदी, सामान्य बोलचाल के शब्दों का प्रयोग है। छंद मुक्तक छंद है। रस शांत रस का प्रयोग किया गया है। अनुप्रास अलंकार बाहर भीतर तथा यह घर वह घर में ह और र वर्ण की आवृत्ति से अनुप्रास अलंकार है। भाषा में लाक्षणिकता है। अर्थ ग्रहण संबंधी प्रश्नोत्तर। कविता एक उड़ान है। पंक्ति में निहित भाव स्पष्ट कीजिए। इसका अर्थ है कि कवि अपने मन की कल्पना की उड़ान व समकालीन समाज का यथार्थ चित्रण करते समय अनंत असीमित कल्पना की उड़ान भरता है। प्रश्न, कविता की उड़ान व चिड़िया की उड़ान में क्या अंतर है? जिस प्रकार चिड़िया बाहर भीतर, उस घर इस घर अर्थात मन चाहे जगह पर उड़ कर चली जाती है, उसी प्रकार कविता में कवि के मन की उड़ान आंतरिक मन बाह्य संसार अर्थात सर्वत्र उड़कर पहुंच जाती है। अंतर यह है कि चिड़िया की उड़ान की एक सीमा है, वह थोड़ी देर उड़कर थक कर बैठ जाती है, किंतु कविता की उड़ान असीमित है। कविता की उड़ान को चिड़िया नहीं जान सकती। अगला प्रश्न, चिड़िया क्या जाने? कहने का अर्थ स्पष्ट कीजिए। कवि कहना चाहते हैं कि जो उड़ान कविता भर सकती है, जिस स्थान अर्थात विषय पर वह जा सकती है, उस स्थान पर चिड़िया कभी नहीं जा सकती है। इस प्रकार कविता की उड़ान को चिड़िया नहीं जान सकती। कविता क्या है? किसके समान बताया गया है? कविता की रचना ठीक वैसे ही है जैसे फूलों का खिलना। फूल क्या नहीं जानता? फूल कविता का खिलना नहीं जानता। उसे हर जगह कविता की तरह अपना रस सौंदर्य बिखेरना तथा बिना मुरझाए महकना नहीं आता। अर्थात फूल 2-4 दिन खिलकर मुरझा जाता है, किंतु कविता अनंत काल तक बनी रहती है। उसे जितनी बार किसी भी युग में पढ़ा जाए, उसका रस और सौंदर्य कभी समाप्त नहीं होता। कविता के बहाने में सब घर एक कर देने के माने क्या है? सब घर एक कर देने के माने से अभिप्राय है सभी घरों को एक समान समझना तथा अपना पराया, छोटा बड़ा, मेरा तेरा, जाति धर्म संप्रदाय आदि संकुचित भावनाओं को मिटाकर सबको एक समान देखना। जिस प्रकार बच्चों का किसी से भेदभाव, ईर्ष्या, द्वेष आदि नहीं होता, इसलिए वह अपने साथियों के साथ खेलने के लिए सभी घरों में मिलजुल कर चला जाता है। कविता भी समस्त संकीर्णताओं को समाप्त कर देती है। उड़ने और खिलने का कविता से क्या संबंध है? कविता में उड़ने का संबंध कविता से है। वह चिड़िया से भी बढ़कर कविता के उन भावों से है जो काल की सीमा को लांघकर स्वयं को प्रकट कर देते हैं, किंतु चिड़िया के उड़ान की सीमा है, जबकि कविता के उड़ान असीमित होती है। उसी प्रकार खिलने का संबंध फूल से है।
उसकी सुंदरता और उसकी मधुर सुगंध जिस प्रकार चारों ओर फैल जाती है, उसी प्रकार कविता का रस और सौंदर्य भी चारों तरफ व्याप्त होकर आनंद प्रदान करता है। किंतु फूल का खिलना एक निश्चित समय का है, जबकि कविता अनंत काल तक अपना रस और सौंदर्य प्रदान करती है, जिसे फूल नहीं जान सकता। कवि ने कविता के महत्व को उजागर करने के लिए उड़ने और खिलने का प्रतीक अर्थ में प्रस्तुत किया है। कविता के बहाने कविता का प्रतिपाद्य उद्देश्य स्पष्ट कीजिए। कविता के बहाने कुंवर नारायण की महत्वपूर्ण रचना है। यह कविता एक यात्रा है जो चिड़िया, फूलों एवं बालकों के खेल तक जाती है। कवि ने एक ओर जहां चिड़िया की उड़ान की सीमा को निश्चित माना है, फूलों की सुगंध एक समय सीमा तक मानी है, वहीं दूसरी ओर कविता में व्याप्त भावों की गति को अत्यंत व्यापक बताया है। वही बच्चों के समान रचनात्मक ऊर्जा से घर, समय, स्थान आदि की सभी सीमाओं को तोड़ अपने महत्व को प्रकट करती है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।